नमस्कार। 8 अगस्त 2020 की करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और उससे पहले देखते हैं 10 MCQ जो कि पिछले क्लासेस से हैं। तो DBS द्वारा देश की GDP कितने प्रतिशत बताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन पर समझौता करने वाला 87वां देश कौन सा बना है। और वायु में लॉन्च होने वाले UAV अर्थात अनमैन्ड एरियल व्हीकल को भारत किस देश से खरीद रहा है। और किस परमाणु रिएक्टर की तीसरी यूनिट में उत्पादन प्रारंभ हो गया है। WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा देश 25वां ऑब्जर्वर देश बना है। और G20 की इकोनॉमी समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। और तियानवेन फर्स्ट को किस देश ने लॉन्च किया है। और होप मिशन को किसने लॉन्च किया है। किस राज्य ने वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है। और कब तक कुल ऊर्जा का 60% नवीकरणीय विधि से प्राप्त की जाएगी। अर्थात जब जितनी भी कुल ऊर्जा अब तक बनती है उसको कब तक जो है उसका 60% नवीकरणीय विधि से प्राप्त किया जा सकेगा। तो देखते हैं आज के MCQ को पहले, और इन सारे प्रश्नों के जवाब जो है मैं वीडियो के अंत में दूंगा। तो पहला प्रश्न, किसने नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया है। तो नई शिक्षा नीति जो है उस पर राष्ट्र पर संबोधित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। देखिए, जो हमारे UGC है अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और जो हमारा शिक्षा मंत्रालय जिसका पुराना नाम था MHRD अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नया नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक आयोजित संबोधन था जिसमें जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये संबोधन दिया गया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो उच्च शिक्षा में जो परिवर्तनकारी सुधार किए गए हैं अर्थात जो भी परिवर्तन किए गए हैं उनको जो है बताया गया और उन पर चर्चा की गई, और इसको जो है 29 जुलाई को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। देखिए, इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति आई है। इससे पहले जो शिक्षा नीति थी वो 1986 में आई थी, जिसमें कुछ जो परिवर्तन है 1992 में किए गए थे। अर्थात 34 सालों के बाद में देश को एक नई शिक्षा नीति मिली है। इसमें जो भी सुधार किए गए हैं उसी से रिलेटेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को संबोधित किया गया। और हमारे जो शिक्षा मंत्रालय है उसके मंत्री कौन हैं, तो केंद्रीय मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिसका पुराना नाम था MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रेलवे आज से अपनी किसान रेल सेवा का शुभारंभ किस राज्य में कर रहा है। तो ये रेल सेवा जो है इसका प्रारंभ किया जाएगा महाराष्ट्र से, अर्थात और ये किया जाएगा महाराष्ट्र के नासिक के जो देवलाली स्थान है उससे बिहार के दानापुर तक इसका प्रारंभ किया जाएगा। और ये जो है 31 घंटे में लगभग 1519 किलोमीटर जाएगी। और अभी इससे फ़ायदा क्या होगा, किसान रेल से जो भी ख़राब होने वाला जो अनाज होता है, जो भी माल होता है, उसको जो है परिवहन किया जा सकेगा। और इसको प्रारंभ किया है वर्चुअल माध्यम से जो हमारे कृषि कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी द्वारा। देखिए, कुछ और याद रखिएगा। देखिए, शेषनाग नाम याद रखिएगा, जो कि एक ट्रेन थी 2.8 किलोमीटर की, और डबल डेकर जो ट्रेन थी जो कि मालगाड़ी थी उसको चलाया गया था गुजरात में पोरबंदर में, उसको भी याद रखिएगा। और जो लॉन्गेस्ट टनल बनाई गई है वो कि हरियाणा में बनाई गई है, टनल, इसका भी याद रखिएगा। तो इन सारे प्रश्नों को याद रखिएगा जो कि रेलवे से रिलेटेड हैं। रेलवे जो है अपना जो ग्रीनरी है अर्थात जो हरीकरण है वो 2030 तक कर लेगा। भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो अपने समय की जो है वास्तविक निगरानी के लिए OHE ऐप को लॉन्च किया, अर्थात ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप को लॉन्च किया है। इससे जो है वास्तविक समय की निगरानी के लिए पता चल सकेगा। और ये जो है ऐप जो होगा, इससे जो तकनीकी खामियां होंगी, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगी, उसके कारण जो ट्रेन लेट हो जाती थी और लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, उसको भी कम किया जा सकेगा। देखिए, इससे जो इस ऐप के माध्यम से जो है पूरे देश की जानकारी एकत्रित की जाएगी और उसी आधार पर ये तैयार किया जाएगा।
अभी कुछ और बात कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी देता हूँ। देखिए, हुबली नाम याद रखिएगा। ये क्या है, एक स्टेशन का नाम है जो कि कर्नाटक में पड़ेगा, और ये अब देश का सबसे बड़ा स्टेशन बन जाएगा 1400 मीटर का। इससे पहले कौन था? इससे पहले था गोरखपुर, ये पड़ता था उत्तर प्रदेश में। और बात करें, देखिए इस बार की जो ट्रेन है, जो 1 जुलाई 2020 को बताया गया है, इसमें जो है 100% इफ़िशियंसी के साथ पहुंची हैं। लेकिन इसमें जो ट्रेनों की संख्या है वो काफ़ी कम रही है। 201 ट्रेनें जो हैं इफ़िशियंसी के साथ पहुंची, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से ट्रेनों की संख्या काफ़ी कम रही है। वही 23 मई को ये जो आंकड़ा था 99.54 था। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। किस देश ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? तो टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है अमेरिका ने। देखिए, सबसे पहले टिकटॉक पर जो बैन लगाया था वो भारत ने लगाया था। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा विचार किया जा रहा था, और अमेरिका में भी ऐसा विचार किया गया, और उसके बाद में टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी गई। अभी सुनने में आ रहा है टिकटॉक को जो है माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए, इसको बनाया था जो टिकटॉक को, वो बनाया था बाइटे डांस ने। बाइटे डांस एक सॉफ्टवेयर कंपनी चाइना की, इसने बनाया था, और इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं झांग यिमिंग। झांग यिमिंग, तो इनका नाम याद रखिएगा। किसने हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है प्रदीप कुमार जोशी जी का, जो कि उत्तराखंड के निवासी हैं, और ये मूल रूप से अध्यापक हैं। लगभग पिछले 25 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, और अभी इनको बनाया गया है यूपीएससी का नया अध्यक्ष। और अरविंद सक्सेना जो है इससे पहले यूपीएससी के अध्यक्ष थे। और यूपीएससी की बात करें, देखिए जो ये प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, इससे पहले जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और 2015 मई से ये यूपीएससी के सदस्य थे, और अभी इनको जो है इसका हेड बना दिया गया है, और इनका जो कार्यकाल है वो 12 मई 2021 तक रहेगा। अगर हम बात करें संविधान की, तो अनुच्छेद 315 में जो है यूपीएससी के बारे में बताया गया है। देखिए, अशोक लवासा का नाम याद रखिएगा। ये एक चुनाव आयुक्त थे, जिनको अभी नेशनल डेवलपमेंट बैंक का जो है बना दिया गया है उपाध्यक्ष। और तुषार मेहता का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 3 साल के लिए, और ये हैं अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल। देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं? तो देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि उपराज्यपाल थे जम्मू एंड कश्मीर के। उससे यहाँ इनको बना दिया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और जो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो बनाए गए हैं मनोज कुमार सिन्हा को। मनोज कुमार सिन्हा को जम्मू और कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया है। और जो उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू, इनको जो है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। और ये जो है 14th कैग होंगे हमारे देश के, और ये जो है राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। और ये इन देखिए, गिरीश चंद्र जो मुर्मू थे वो जो है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके जो है गुजरात जब ये सीएम थे उस दौरान इनके मुख्य सचिव भी रहे थे। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस अर्थात राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। और इसको मनाया जाता है भारत में, क्योंकि जो है जो हथकरघा है उसको जो है बढ़ावा दिया जा सके। और इसके जो है जो हमारे कपड़ा मंत्रालय है उसके मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी जी। WTF स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो WTF स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर दोनों को। पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यास शर्ली एन ग्रे का निधन हुआ है। वो क्या थी? वो एक लेखिका थी, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स और पुस्तकें लिखी हैं। खुदरा विक्रेताओं व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए यस दुकान शुरू किसने किया है? दुकान बीमा किसने शुरू किया है? अर्थात खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए दुकान बीमा शुरू किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। और एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे जो है कोविड-19 के दौरान जो भी इन पर खतरा आ रहा है, अर्थात जैसे कोई भी दुकान जो है आग से जल जाती है या जो है उसमें चोरी हो जाती है, इन सभी खतरों से बचाने के लिए ये वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो
डीबीएस द्वारा देश की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत बताई गई है? देखिए ये बताई गई है, ये पहले तो बताई गई थी -4.8%, अर्थात जो देश की जीडीपी है वो माइनस के 4% 8% अर्थात निगेटिव में जाएगी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया कर दिया गया है माइनस का 6%। और डीबीएस मतलब डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में और इसके जो सीईओ हैं वो हैं पीयूष गुप्ता। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सोलर जो संगठन है उस पर समझौता करने वाला 87वां देश बन गया है निकारागुआ। निकारागुआ और ये 87वां देश बन गया है। और इससे पहले जो है 67 ऐसे देश हैं जिन्होंने इसको जो है साइन भी किया है और अपने देश में इसको रेक्टिफाई अर्थात संसद से पारित भी करा लिया है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन की तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। वायु में लॉन्च होने वाले यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को भारत किस देश से खरीद रहा है? देखिए एक विशेष प्रकार के जो यूएवी हैं जो वायु में लॉन्च हो सकते हैं उसको खरीद रहा है यूएसए से, और इसी प्रकार के कुछ जिनकी संख्या 200 होगी, लेकिन इसी प्रकार के कुछ अन्य जो है यूएवी हैं ड्रोन्स हैं उनको इजराइल से भी भारत खरीद रहा है। तो इसे याद रखिएगा और इसमें जो है कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा। और ऐसे ही एक याद रखिएगा नाम भारत ड्रोन, जो कि भारत के डीआरडीओ ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसने स्वयं ने इसको विकसित किया है। किस परमाणु रिएक्टर की तीसरी यूनिट में उत्पादन प्रारंभ हो गया? तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर था काकरा पारा उसकी 2 यूनिट चालू थी और तीसरी यूनिट में को भी चालू कर दिया गया है और ये बिजली का उत्पादन अब कर सकेंगे। डब्ल्यूटीओ में कौन सा देश 25वां ऑब्जर्वर देश बन गया है? तो देखिए डब्ल्यूटीओ में 167 से अधिक देश हैं और उसमें जो है अभी हाल ही में जो तुर्कमेनिस्तान है उसका 25वां ऑब्जर्वर देश का दर्जा दे दिया गया है। G20 की इकोनॉमी मिनिस्टर की बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था रविशंकर प्रसाद जी ने और इसको हेड किया था सऊदी अरब ने। तियानवेन को किस देश ने लॉन्च किया है? तो तियानवेन एक मार्स मिशन है, इसको चीन ने लॉन्च किया है। और होप मिशन इसको जापान से लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया है सऊदी अरब ने। और ये किसी भी अरब कंट्रीज़ द्वारा लॉन्च किया गया पहला मार्स मिशन है। किस राज्य ने वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है? देखिए मणिपुर में ये आधारशिला रखी गई है क्योंकि वहाँ पर जो है पानी की संकट काफ़ी आया है। कब तक कुल ऊर्जा का 60% नवीकरणीय विधि से प्राप्त किया जा सकेगा? तो 2030 तक टारगेट रखा गया है, तब तक जो है कुल ऊर्जा का 60% नवीकरणीय विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। और इसके जो नवीन एवं नवीकरणीय जो मंत्रालय है उसके मंत्री हैं RK सिंह, तो इन्हें याद रखिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।